हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और टोनी ओबर्टन फाइनली क्वालिफाई हो गए हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए। टोनी ओबर्टन हैज़ क्वालिफाइड बाय विनिंग कैली प्रो। यस गाइस, अब बहुत सारे नारे इस शो के बाद में ये भी लग रहा है कि बीफ स्टू गॉट ड्रॉप्ड, बट इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट अभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट आज की वीडियो की तो यही रहेगी कि टोनी ओबर्टन क्वालिफाई हो गए हैं। 3 शोज में उन्होंने कम्पीट करा, बहुत ज़्यादा मेहनत करी उन्होंने इस क्वालिफिकेशन को पाने के लिए। बट फाइनली अब हमें राफेल बैंडो और टोनी ओबर्टन का रीमैच देखने को मिल ही जाएगा इस बार के मिस्टर ओलंपिया में, जिसको देखने के लिए वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील में इन दोनों का मुकाबला काफ़ी क्लोज रहा था। तो ठीक है, आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील की बात अब हम बाद में करेंगे। अभी बात करते हैं मेन शो की, कैली प्रो की। तो यहाँ पर गाइस टोनी ओबर्टन वाज हैवी फेवरेट, वो लोग चाहते थे कि वही जीतें। बाकी टोनियो गाइस स्टेज पर सबसे बिगेस्ट नहीं थे, सबसे ज़्यादा लीनेस्ट भी नहीं थे, बट उसके बाद भी गाइस इतना अच्छा शेप वो कैरी करते हैं, इतने अच्छे एस्थेटिक्स वो कैरी करते हैं कि इतना ज़्यादा वेट कैरी ना करने के बाद, इतनी ज़्यादा मसल मास कैरी ना करने के बाद भी ही वॉज रियली गुड। मतलब आंखें उनकी तरफ ही जा रही थी। ही वॉज राउंड, ही वॉज बबली, लुकिंग वेरी प्लीजिंग टू लुक एट। अब इस शो का सबसे बड़ा सरप्राइज जो रहा गाइस वो था बीफ स्टू की प्लेसिंग, हु केम फोर्थ। मतलब फोर्थ प्लेस जो लास्ट शो में बिल्कुल टोनी ओबर्टन के करीब माने जा रहे थे, बिल्कुल क्लोज मैचअप माना जा रहा था न्यूयॉर्क प्रो में दोनों का, वो यहाँ पर आए फोर्थ गाइस। और आई थिंक इस बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे, बट जो सेकंड प्लेस पर आए एमीर, सेकंड प्लेस पर आने वाले का नाम एमीर है गाइस। और जिस तरह का वो पैकेट लाए थे, देखो मसल मास अच्छी कैरी कर रहे थे, नो डाउट इन दैट, कंडीशन अच्छी थी, बट फ्रंट पोजिशन में गाइस उनके आर्म्स और उनका चेस्ट जैसा लग रहा था, ही वाज लुकिंग वेरी लैकिंग। तो इस चीज को लेकर लोग काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन को बोल रहे हैं कि बीफ स्टू के साथ बहुत ज्यादा गलत करा गया, उनको सेकंड यहाँ पर प्लेस नहीं करा गया। क्योंकि इस बारे में सब मानते हैं कि सेकंड प्लेस पर जो आए एमीर, ही वाज रियली गुड, मतलब कुछ पोजीशन में वो अच्छे लग रहे थे, बट उसके बाद भी गाइस फोर्थ प्लेस बीफ स्टू की बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल थी। जिस तरह का पैकेज वो लाए थे, प्री जजिंग में वो थोड़े से डाउन लगे, थोड़े से फ्लैट साइड पे लगे, बट फाइनल्स में ही गॉट रियली इंप्रूव्ड। और उसके बाद वो फर्स्ट कॉल आउट के लिए कंपेयर भी करेगा। मतलब आप अगर देखोगे प्री जजिंग का, वैसे तो देखने वाली कुछ चीज़ ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले पता है क्या हुआ इस शो में, इस शो में लाइव स्ट्रीमिंग थी ही नहीं। इन्होंने ऐसा बोल तो दिया था, बट लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई और शो बहुत ही स्मॉल स्केल पे था। तो आई डोंट नो कैसे, बट आई थिंक गाइस लाइव स्ट्रीमिंग अब हर एक शो की होनी चाहिए इस मॉडर्न एरा में। जब भी कोई शो हो रहा है बॉडी बिल्डिंग का, किसी भी स्पोर्ट का, बिकॉज देखो एक्सपोजर एक बॉडी बिल्डर को, एक एथलीट को यहीं से इसी तरीके से मिलेगा। और ये जिम्मेदारी बनती भी है शो ऑर्गेनाइज करवाने वालों की भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जब लोगों को इस तरह से वो प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, उनको इस तरह का एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं जाती है। प्लस लोगों को भी देखने नहीं मिल पाया, क्योंकि कई सारे चैनल्स लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते। अगर ये आ रहा होता तो हमें क्लिप्स जो भी मिल पा रही हैं वो किसी के मोबाइल से शूट करी गई हैं, या फिर कोई वहाँ पर रिकॉर्ड करके किसी तरीके से भेज रहा था, उस तरीके से मिल रही हैं। बाकी उसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी। तो मैं आपको यही बता रहा था कि प्री जजिंग में बीफ स्टू थोड़े से शॉर्ट आए थे, मतलब थोड़े से फ्लैट साइड पर थे, बट फाइनल्स में ही वाज वेरी टाइट। उनकी प्लेसिंग उसके बाद भी गाइस मुझे नहीं लगता कि उनको थर्ड प्लेस से नीचे कहीं पर भी प्लेस होना चाहिए था। एमीर के साथ सेकंड प्लेस के लिए एक अच्छी बैटल उनकी देखने को मिलती है। इनका आई थिंक बीफ स्टू का फ्लैट आने के बाद भी बहुत अच्छा पैकेज था, उनका बेस्ट पैकेज था। एमीर कई सारे पोजिशन में, मतलब फ्रंट पोजिशन में तो आप उनको देखोगे ना, उनके आर्म्स वगैरह काफी ज्यादा शॉर्ट लग रहे थे, मतलब शॉर्ट इन द सेंस उनकी कंडीशन या सेपरेशन उस तरह की क्लीन नहीं लग रही थी। और वहीं बीफ स्टू मैन, ही वाज लुकिंग रियली गुड, मुझे तो बहुत अच्छा पैकेज लगा उनका। जितनी भी अपडेट्स देखें उसके हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी इन रियल वहाँ पे लोग जो देख रहे होंगे उसके हिसाब से क्या था वो तो अलग ही चीज़ है। अब अगर टोनियो की बात करें तो टोनियो डेफिनेटली गाइस अपने एस्थेटिक्स को अच्छे से होल्ड कर रहे थे, राउंडनेस को होल्ड कर रहे थे, उसी के बेस पे उन्होंने ये शो जीता भी है। और क्वालिफिकेशन पाने के लिए उनके एस्थेटिक्स, उनके राउंडनेस काफ़ी थी गाइस, जिस तरह की डिटेल्स वो प्रेजेंट कर रहे थे वो अच्छी थी। अब इसके बाद बीफ स्टू कहाँ जाते हैं ये तो खैर टाइम ही बताएगा, बिकॉज अब इसके बाद कौन से शो में कम्पीट करते हैं। वैंकूवर प्रो होने वाला है, टोरंटो प्रो होने वाला है, तो एक के बाद एक काफ़ी शो तो है लाइनअप में। लेकिन उनके लिए जैसा करा जा रहा है, जिस तरह से उनको प्लेस करा गया, मतलब इतना अच्छा पैकेज लाने के बाद भी, तो ये चीज़ एक अनएक्सेप्टेबल सी लगी लोगों को। और बीफ तो यहाँ पर एक्सपेक्ट भी करूँगी कि यहाँ पर सेकंड ही आएंगे, क्योंकि लास्ट शो में जैसा न्यूयॉर्क प्रो के बाद इनको फीडबैक भी मिला था, तो ऐसे लग रहा था कि इनको बिल्कुल टोनी ओबर्टन के करीब हैं। लेकिन यहाँ पर इनके साथ एक तरह से कहा जा रहा है कि डर्टी हो गया, और मुझे भी कहीं ना कहीं तो ये लग ही रहा है। बाकी अगर एम्बीर की बात कही जाए तो गाइस आई थिंक उन्होंने अपने आप को काफ़ी अच्छे से इंप्रूव करा है। जैसे न्यूयॉर्क प्रो में आप देखोगे तो ये कम्पीट कर रहे थे, वहाँ पर ये 9th प्लेस पर थे, यहाँ पर सीधे ये सेकंड प्लेस पर आ गए, तो एक अच्छी इंप्रूवमेंट है इनकी तरफ से। इनको अपनी बैक पर इंप्रूवमेंट्स करनी है गाइस स्पेशली, क्योंकि अगर अपनी बैक की विथ वगैरह इन्होंने इंप्रूव करी तो काफ़ी अच्छे इनके चांसेस बन जाएंगे। बट यस डेफिनेटली ही इज इंप्रूविंग। और इसके साथ में ना एक चीज़ और बोली जा रही है कि मे बी अ वुमेन, एक वुमेन को एक मैन के शो को जज नहीं करना चाहिए एज अ हेड जज, क्योंकि यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, लास्ट टाइम भी कैलिफोर्निया प्रो जब हुआ था वहाँ पर भी एक हेड जज एक वुमेन ही थी, और इसी वजह से उस शो के रिजल्ट्स को भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल बोला गया था। और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि कई लोगों का कमेंट्स में ये भी बोलना है कि उनको कैलिफोर्निया प्रो अगर वो वहाँ पे होते तो वो नहीं
नहीं करते वहाँ पे कम्पीट, बिकॉज लास्ट ईयर जिस तरह से एक फीमेल ने जज करा, सैंडी नाम की कोई वुमेन है, एंड उसके बाद जिस तरह से प्लेसिंग्स दी गई थी सबको, मतलब रॉस फ्लैनिगन को जितवा दिया गया था शो को, तो उससे भी काफ़ी लोग क्राउड में जो बैठे थे वो अग्री नहीं करते इस डिसीजन से। तो इसीलिए लोगों की ओपिनियन यही है कि अगर वो भी वहाँ पर होते तो कम्पीट नहीं करते, और इस तरह का रिजल्ट इस बार ही हमें देखने को मिला। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार ऐसा नहीं होगा, एक हेड जज एक वुमेन नहीं होगी, क्योंकि मेंस का शो है गाइस, उस तरह से ही जज करा जाना चाहिए। तो बाकी देखो इक्वालिटी वाली चीज़ ये एक दूसरा एस्पेक्ट है, मैं इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहता, लेकिन जो चीज़ आई थिंक जिसको करनी चाहिए वहीं करी जानी चाहिए, और लोगों की ओपिनियन में आपके सामने बिल्कुल शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे रॉस फ्लैनिगन को लास्ट ईयर जितवा दिया गया था, उसके बाद भी काफ़ी सारे लोगों की ओपिनियन ना काफ़ी डिफर कर रही थी कि इनको जीतना नहीं चाहिए था, या फिर प्लेसिंग्स बिल्कुल सही डिफाइन नहीं हुई थी। उसी तरह इस बार भी ऐसा रहा, तो आई डोंट नो इस बारे में क्या करना चाहिए। बाकी बीफ्स टू ब्रॉट इंक्रेडिबल पैकेज, आई थिंक उनका बहुत अच्छा पैकेज था। फाइनल्स में जो उन्होंने दिखाया और जो प्री जजिंग में था वो थोड़ा सा डाउन था, बट इतना ज़्यादा डाउन नहीं था, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा। लाइव स्ट्रीमिंग नहीं थी इतने ज़्यादा लार्ज स्केल पे होने पे भी शो के बाद में, तो ये एक अच्छी नहीं थी, जो कि इस एरा में खास तौर पे जिस टेक्नोलॉजी का एरा में, जिस डिजिटल एरा में हम रह रहे हैं ना, उसमें तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाती है हर एक चीज़ का। सो लास्ट ईयर टोनियो आए थे 8th प्लेस पर, और इस बार भी मिस्टर ओलंपिया में अपना टिकट ये पंच कर चुके हैं। रफाइल वर्सेस टोनियो का हमें रीमैच देखने को मिलने वाला है। इनकी हीटेड बैटल या कंट्रोवर्सी जो भी चल रही थी वो तो आप लोगों ने देखी है, थोड़ी बहुत आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील के बाद मैंने कवर करी भी है। बाकी बीफ तो भाई फर्स्ट कॉल आउट में भी नहीं थे, जब टॉप 4 का पार्ट भी नहीं थे ये इस प्री जजिंग के हिसाब से। फाइनल्स में यस इनको फिर से लाके खड़ा कर दिया टॉप 4 के बीच में, और उसके बाद इनकी प्लेसिंग थोड़ी स्कोर कार्ड्स के बेस पे बढ़ गई, लेकिन उसके बाद भी इतनी नहीं बढ़ी कि इनको 3rd प्लेस 2nd प्लेस पर ये लोग कंसीडर करते हैं। और टोनियो के लेग्स को लेकर गाइस काफ़ी ज़्यादा इस शो में क्वेश्चन उठे हैं, काफ़ी जगह उनके लेग्स काफ़ी क्वेश्चनेबल लग रहे थे, वैसी सेपरेशन वो प्रेजेंट नहीं करते। सिंथॉल वाला एस्पेक्ट क्लियर विजिबल था, काफ़ी लोगों ने इस बारे में खुल के भी बात करी, काफ़ी बड़े चैनल्स लेजेंड्स ने इस बारे में खुल के बात करी। और मिड सेक्शन तो आप जानते ही हो इनका काफ़ी डिस्टेंटेड सा हमें कहीं कहीं लग रहा है, जैसे एब्सेंट थाइज पोज अगर आप देखोगे तो इनका मिड सेक्शन एक तो ब्लोटेड सा बल्जिंग टाइप भी लग रहा है, और साथ में वो डिस्टेंशन जो एक हमें किसी किसी के एब्सेंट थाइज पोज में दिखता है ना, वो इनके पोज में भी दिख रहा है, जैसे क्योन पियर्सन के भी हमें कभी कभी दिखता है, वैसे ही इनका भी दिख रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा एक लोग मतलब एक फेवरेट तो मान रहे थे टोनियो बर्टन को शो को जीतने के लिए, बट इतना ज़्यादा खुश नहीं है इनके पैकेज के साथ, मतलब इससे इंप्रूव आ सकते। तो आई थिंक लोग ये भी कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क प्रो में इससे बेटर आए थे, बट यहाँ पे गाइस जिस तरह के एस्थेटिक, जिस तरह की कंडीशनिंग वगैरह ये सब कैरी कर रहे थे ना, मुझे लगता है कि ये एक फेयर विन थी। मतलब इनसे अच्छे बैटर मुझे नहीं लग रहा था कोई भी थे। बाकी बीफ्स टू की 4th प्लेस मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, स्पेशली जिस तरह से इंप्रूव पैकेज लाए थे, बिगर लग रहे थे। अब काफी लोग इनके बालों को भी दोष दे रहे हैं, अब देखो ये मजाक की बात आपको लगेगी, लेकिन जिस तरह का इनका हेयर कट है, लोग कह रहे हैं कि इतना क्लीननेस स्टेज पर नहीं दिख रहा जिस तरह से दिखना चाहिए। और बॉडी बिल्डिंग एक प्रेजेंटेशन का शो है कि आपको प्रेजेंट किस तरह से करना है अपने आपको। मुझे लगता है इसका इतना बड़ा कोई रोल नहीं होगा। लोग बोल रहे हैं, लोग बातें तो बनाते ही हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर आप एक थोड़ा सा इस चीज को कवर कर लो, अगर मौका ना दो किसी को बोलने का इस बारे में भी, तो बाकी मुझे नहीं पता कि मैं इस बारे में अगर बात कर रहा हूँ आपको किस तरह से लग रही होगी। आप अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्या इनके बालों ने कोई छोटा सा भी रोल प्ले करा होगा इनकी प्लेसिंग में। देखो टैटू वगैरह को तो समझ में आता है, बट बालों का आपकी फिजिक को तो कहीं से कवर नहीं कर रहा है, राइट। तो आई डोंट नो किस तरह की बातें ये हो रही हैं सोशल मीडिया पर, बट जो भी था आपके सामने सब कुछ लाना जरूरी था और वही मैंने करा है। बाकी अब चले अगर नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो देखकर तो आपका मन खुश हो जाएगा मैन, क्योंकि काफी टाइम बाद हमें एक सैमसन डॉडर की अपडेट देखने को मिली है, और इस ऑफ सीजन फिजिक अपडेट में सैमसन डॉडर इज लुकिंग रियली मैसिव। मतलब मैन 2 वीक्स हुए पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग को, और पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग में ये काफी डाउन साइड लग रहे थे। वो फुलनेस ये कैरी नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ गियर थे, वो राउंडनेस ये कैरी नहीं कर रहे थे, वो बबलीनेस नहीं आ रही थी इनके मसल्स में। लेकिन अब देखो 2 वीक्स में ही कितना ज्यादा चेंज इन्होंने कर दिया है, हाउ मैसिव ही इज लुकिंग। देखो लाइटिंग बहुत अच्छी है, इस बारे में कोई डाउट नहीं है, लाइटिंग बहुत परफेक्ट चूज करी गई है, बट मसल्स में देखो आप कितना डिफरेंस आ गया मैन। इनके आर्म्स देखो कितने मैसिव लग रहे हैं, कितने ह्यूज लग रहे हैं, और जिस तरह से लग रहा है ना इस वक्त साइड चेस्ट पोज देखो, इंक्रेडिबल मसल मास, इंक्रेडिबल विथ, इंक्रेडिबल फुलनेस। तो आई थिंक ये एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो फुलनेस जब कैरी कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग लगते हैं। लेकिन हाँ यहाँ पर ये बहुत अच्छे लग रहे हैं मैन। एक एंड स्पेशली 2 वीक्स के गैप में जो इंप्रूवमेंट्स आई है ना, एक ऑफ गियर जाने के बाद जो इन्होंने दोबारा से ऑन गियर आने के बाद चेंजेस दिखाए हैं, दे आर रियली इंक्रेडिबल। बट जो चीज़ कंसर्निंग है गाइस वो ये है कि एक बहुत ही आजकल के टाइम के बॉडी बिल्डर्स छोटा सा ऑफ सीजन या ऑफ गियर जाने का टाइम नहीं ले रहा है। मतलब आपको याद होगा लास्ट टाइम जब लोग ऑफ गियर जाते थे, लास्ट एरा की बात अगर करें कि वहाँ पे केविन लवरॉने हो गए या फिर जो भी होगा, जे कटलर वगैरह होगा, तो ये ऑफ गियर काफ़ी लंबे टाइम जाते थे, एक अच्छा पीरियड लेते थे, कम से कम 3 साढ़े 3 महीने का पीरियड इनका होता था। लेकिन अब तो 2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स में ही लोग ऑफ गियर जाके दोबारा वापस आ जाते हैं। और बाकी जैसे हमने हार्डी को भी देखा, ये भी ऑफ गियर गए थे लेकिन बहुत जल्दी ये फिर से गियर पे वापस आ गए। तो ये चीज़ एक काफ़ी कंसर्निंग है
इनकी बॉडी रिकवर उस तरह से कर नहीं पाती होगी इतने कम पीरियड में। बाकी देखो इनके कोच नोज बेटर, लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ ये सोचने वाली है, क्योंकि ऑफ गियर जाने के बाद आपको थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है रिकवरी का, और यही रीज़न होता है आप ऑफ गियर जाते भी हो। लेकिन इतनी जल्दी अब वही है, इतना डिमांडिंग ये स्पोर्ट हो गया है, ये लोग इस चीज़ को ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते। बाकी एनीवेज एंड ऑफ जून में जाएंगे कुवैत में ऑक्सीजन जिम में, जहाँ पर ही इज़ गोइंग टू बी रियली मैसिव। और उसके बावजूद देखो ये अभी से इतने मैसिव लग रहे हैं, तो वहाँ जाने के बाद कैसे होंगे बिल्कुल भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सैमसन इतनी जल्दी गेस्ट पोजिंग के बाद से इतने बिगर कैसे होगा इतनी जल्दी इतनी स्पीड में। ही इज लुकिंग वेरी इंप्रेसिव। आर्नोल्ड यूके में देखो अब तक का बेस्ट पैकेज हमने देखा इनका इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, फुलनेस, राउंडनेस जो कॉम्बिनेशन था। अब इनकी वाइफ ने इनको वहाँ ट्रेन करा था, माइलोस ने ट्रेन करा था, मुझे नहीं पता मैन, अब तो मैं भूल भी गया क्योंकि इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है ना, कभी इनकी वाइफ ट्रेन कर रही है, कभी माइलोस कर रहे हैं। अब इस बारे में आई थिंक हमें बात नहीं करनी चाहिए, आगे के बारे में बात करनी चाहिए। तो इनका बेस्ट पैकेज हमने देखा इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, राउंडनेस, फुलनेस। अगर ये वही कंडीशनिंग, वही फुलनेस और वही राउंडनेस थोड़ी सी और ज़्यादा इंक्रीज़ करके ले आते हैं ना, मतलब कंडीशनिंग में भी थोड़ी सी इंक्रीज़ करके ले आते हैं, तो मैं डेफिनेटली सोचता हूँ कि जिस तरह से आजकल जजिंग जा रही है ये हार्डी चुपन को भी बीट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग। क्योंकि आपने आर्नोल्ड यूके में देखा ही कि हार्डी चुपन को इनके बिल्कुल क्लोज बता दिया गया था, इतना ज़्यादा गैप दोनों में नहीं बताया गया, जबकि हार्डी थोड़े से डाउन थे और सैमसन थोड़े से इंप्रूव थे। अब सोचो सैमसन और ज़्यादा मैसिव आ जाते हैं और ज़्यादा इंप्रूव होकर आ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार हार्डी को ये बीट नहीं कर पाएंगे जिस तरह से जा रहा है। देखो अगर आप लॉजिकली पूछो, अगर आप बॉडी बिल्डिंग के एस्पेक्ट से पूछो, हार्डी इज़ द बेस्ट और हार्डी को ही टॉप पे प्लेस करना चाहिए। बट जिस तरह से आजकल बॉडी बिल्डिंग चल रही है एज अ चैनल, मुझे उस तरह से ही उसके बारे में बात करनी भी पड़ती है। तो उस तरह से अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो डेफिनेटली मैं ये बिलीव करता हूँ कि सैमसन बीट कर सकते हैं हार्डी को, अगर ये इस तरह से कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव करके आगे अपने यूके के पैकेज से थोड़ी सी फुलनेस, थोड़ी सी राउंडनेस ले आए। बाकी ही इज़ अ बिग गाय मैन, ही इज़ अ रियली बिग गाय। साथ में एक शेप अच्छा कैरी करते हैं और जजेस लाइक करते हैं इस चीज़ को आजकल के टाइम में, तो उसी बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 2 वीक्स बाद आपका साइड चेस्ट इतना इंप्रेसिव लग रहा है, इतने मैसिव आप लग रहे हैं, इतने थिकर साइड पे लग रहे हैं, और अभी तक आप कुवैत गए भी नहीं मैन, जहाँ पर आपको मास मास्टर बनाया जाता है, जहाँ पर फ्रीक्स क्रिएट करे जाते हैं, आप वहाँ तो गए ही नहीं। तो वहाँ जाने के बाद सोचो आपकी फिजिक में कितने चेंजेस आएंगे, आप किस किस सामान पे वर्क करोगे और उसके बाद आपकी फिजिक कितना ज़्यादा इंप्रूव लगेगी। ही इज़ गोइंग टू कम इन डेंजरस मैन। मतलब आप सैमसन ऑर्डर को बिल्कुल भी लाइटली मत लो। जिस तरह से थर्ड आ चुके हैं, उसके बाद अब जिस तरह से एरा चल रही है, जिस तरह से इस अपडेट के अंदर लग रहे हैं, अब मुझे नहीं पता इंस्टाग्राम के अपडेट है इसलिए ऐसे लग रहा है, लेकिन नहीं मैन, साइज़ का डिफरेंस तो एब्सोल्युटली विजिबल है और वो भी बहुत कम टाइम पीरियड में। तो ही इज़ गोइंग टू कम इन डिफरेंट। और इस पैकेज को अगर देख के बात करें अभी के पैकेज को, तो भाई लग रहा है कि ये मिस्टर ओलंपिया भी जीत जाएंगे। बाकी देखो डायरेक्ट को अगर कोई चैलेंज कर सकता है इन टर्म्स ऑफ शेप की बात अगर करी जाए ना, उसमें अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो मेरे हिसाब से वो सैमसन ही है गाइस। एंड्रू है कहीं ना कहीं, लेकिन एंड्रू का पैकेज अभी तक हमने प्रेप के साथ एक बड़ी मसल मास के साथ ज़्यादा मसल्स कैरी करते हुए वो कैसे दिखते हैं हमने नहीं देखा, लेकिन सैमसन को हम ऐसा देख चुके हैं। साथ में कंडीशनिंग अगर ये इंप्रूव कराते हैं और अपने चीज़ों को इंप्रूव कराते हैं ना, तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट से ज़्यादा बैलेंस्ड है सैमसन। अच्छा फ्रेम कैरी करते हैं, फ्रंट टू बैक बहुत बैलेंस, बहुत सिमेट्रिकल ये लगते हैं। तो मुझे लगता है डायरेक्ट को अगर कोई बीट कर सकता है, या फिर इन टर्म्स ऑफ उनकी अपनी चीज़, देखो चैंपियन को उनकी अपनी चीज़ में बीट करने तो वैसा ही आना पड़ेगा, उस चीज़ में तो सैमसन के ही चांसेस हैं। बाकी आप बताओ कमेंट्स में आपकी ओपिनियन क्या है, आप क्या मेरी ओपिनियन से बिल्कुल भी एग्री करते हो या फिर डिफर करते हो, या फिर आपकी ओपिनियन जो भी है वह कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अब चले नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है हंटर लब्राडा की। और हंटर कीप्स इंप्रेसिंग मी, मतलब मुझे ही क्या सबको ही हंटर लब्राडा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस कर रहे हैं। हंटर ने फाइनली अपना ऑफ सीजन कंप्लीट कर लिया है गाइस, अब ये प्रेप स्टार्ट कर चुके हैं और इटली शो में हमें कंपीट करते हुए दिखेंगे। तो इस वक्त ये वे कर रहे हैं गाइस 286 पाउंड यानी 286 पाउंड, और वो भी फास्टेड स्टेट में, यानी कि सो के उठे और उसके बाद इन्होंने सीधा अपना वेट करा, थोड़ा पोजिंग करी और वीडियो हमारे साथ प्रेजेंट करा। तो 286 पाउंड एक अच्छा गुड वेट है। साथ में पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग की बात करें, जहां पर ये काफी इंप्रेसिव लगे थे और काफी मैसिव लग रहे थे मसल मास में इन टर्म्स ऑफ बैक पोज स्पेशली, तो वहां पर ये करीब 300 पाउंड के आसपास थे, मतलब बिल्कुल क्लोज थे उसके। 298-296 पाउंड ऐसे होंगे। अब तक इन्होंने ऑलरेडी 10-12 पाउंड लूज कर दिया है, तो एक अच्छी प्रोग्रेस है। और अभी इनकी प्रेप आई थिंक दो वीक्स या फिर आई थिंक 1 वीक स्टार्ट हुई है, तो इतना ज्यादा टाइम इनको नहीं हुआ है। नो डाउट गाइज हंटर इज लुकिंग बिगर एंड फुलर, एंड अपना ये प्लान कर रहे हैं पूरी तरह से टैम्पर प्रो का जो लास्ट ईयर का पैकेज था ना, जो कि सबसे ज्यादा इंप्रेसिव पैकेज हमने देखा था हंटर का, जिसको ये दोबारा रिवाइज भी नहीं कर पाए थे मिस्टर ओलंपिया में, उस पैकेज को लाने का प्लान कर रहे हैं एक बड़ी मसल मास के साथ। 10-15 पाउंड ज्यादा मसल मास हो, सेम कंडीशनिंग हो जो टैम्पर प्रो में थी, अगर इंप्रूव ना हो तो सेम हो, और उसके साथ ये बिल्कुल एक अच्छा पैकेज हम सबके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। और वो एक डेडली पैकेज होगा गाइस, क्योंकि टैम्पर प्रो का पैकेज इनका बहुत ही इंसेन था। उसके बाद देखो टेक्सास प्रो में भी ये काफी अच्छे आए थे, थोड़े से डाउन थे टैम्पर प्रो से। उसके बाद भी एंड्रू जैक जैसे एस्थेटिक्स को इन्होंने बहुत क्लोज बैटल दी थी, रिजल्ट्स बिल्कुल 1-2 पॉइंट्स का डिफरेंस था। अब मुझे याद नहीं इतना बिल्कुल एग्जैक्टली कितना था, लेकिन बहुत ही कम डिफरेंस था दोनों के बीच में। तो अगर टैम्पर प्रो का पैकेज होता ना, थोड़ा सा भी लैक नहीं करते, तो वहां पर एंड्रू को ये बीट कर देते हैं। लेग्स सीरियसली ब्रॉट अप हैं,
बैक बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर ली गई है, आर्म्स भी बड़े हुए लग रहे हैं। बस एक स्टमक इनका इशू है थोड़ा सा कंसर्न का, जहाँ पर इनके एब्स ये उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते जब भी स्टेज पर आते हैं। थोड़ा सा इनका आई डोंट नो क्या है, मिड सेक्शन में कुछ इशू हुआ है, क्या चीज़ हुई है। बाकी अगर ये फ्रंट रिलैक्स देखोगे आप हंटर का, तो मैन यहाँ पर एक काफ़ी बैलेंस्ड, एक यंगर बिग रैमी नहीं लग रही है, मतलब थोड़ी मसल मास कम है, हाँ इस बारे में कोई डाउट नहीं है, बट एक यंगर वर्जन उनका लग रहा है और काफ़ी बैलेंस्ड वे में। अब इस चीज़ में मैन कोई भी सरप्राइज नहीं होना कि अगर आप देख लो हंटर को टॉप 5 क्रैक करता हो या टॉप 6 क्रैक करता हुआ फिर से, क्योंकि हंटर डेफिनेटली इज इम्प्रूव्ड है। नो वन शुड बी स्लीपिंग ऑन हिम मैन। कोई बॉडी पार्ट ये लैक नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने स्टमक का थोड़ा सा इशू, और आई थिंक ये उसे फिक्स कर देंगे। बट कोई ना कोई इशू हर एक बॉडी बिल्डर के साथ चल ही रहा है। तो मुझे लग रहा है इस इम्प्रूव पैकेज के साथ, इस इम्प्रूव डेडिकेशन के साथ, इस अलग ही डिसिप्लिन के साथ जो ये कैरी कर रहे हैं इस टाइम पर, ये टॉप 10 तो क्रैक ईजिली कर लेंगे, साथ में टॉप 5 का भी पार्ट बन जाएंगे इस बार के मिस्टर ओलंपिया में। बाकी आप बताओ आपकी ओपिनियन इस बारे में क्या है गाइस। मेरी ओपिनियन तो एग्जैक्टली इस बारे में इस बार यही है। मैं हंटर को इस बार बहुत ही डेंजरस पैकेज के साथ देखता हूँ मिस्टर ओलंपिया में। बाकी अब चलें आज की लास्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है नाथन डियाशा की। और नाथन डियाशा इज लुकिंग हिज बेस्ट इन द ऑफ सीजन लुक। मतलब ऑफ सीजन में गाइस नाथन कभी भी इतना अच्छे नहीं लगे, बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसिव लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस लग रहे हैं। साथ ही इनके लेग्स को आप पहली बार इतना ज़्यादा ग्रोन देखोगे, साथ में सेपरेशन अच्छी प्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये पोजिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन जिम के बाहर, जहाँ पर ब्रैंडन करी यूज टू पोज। तो ये ऑक्सीजन जिम कुवैत में ही ट्रेन कर रहे हैं, डिसेंट कंडीशन इस वक्त कैरी कर रहे हैं। इवन बैक पोजेस आर लुकिंग सुपर कंपेटिटिव ओवर हियर। यस, तो मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी फिजिक देखने में, जो मसल मास इनकी इंप्रूव हुई है ना वो देखने में। और साथ में इन्होंने अपने ये भी बताया कि मैं अपने लेग्स को इस वक्त इंप्रूव करने का बिल्कुल ट्राई इस तरीके से कर रहा हूँ। पहले मैं जो लेग्स को ट्रेन करता था, स्क्वाट्स वगैरह करता था, वो करता था इंस्टाग्राम के लिए हैवी वेट्स वगैरह से। अब मैं बिल्कुल लाइट वेट से ट्रेन कर रहा हूँ, बिल्कुल माइंड मसल कनेक्शन बना के, इसलिए मेरे लेग्स इस तरह की इंप्रूवमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं और मैं इतना ज़्यादा हैवी नहीं जा रहा हूँ। तो नाथन की आई थिंक एक कॉमेंट मैंने पढ़ा जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मैं आपको बताना चाहूँगा। नाथन की बिगेस्ट वीकनेस पता क्या है? उनकी बिगेस्ट वीकनेस है कि वो यूएस नहीं आ सकते। यस, मतलब बहुत सारे शो हैं जहाँ पे वो अगर वो आए तो जीत जाएंगे, बहुत सारे प्रो शोज वो जीत सकते हैं, मिस्टर ओलंपिया में भी अच्छा प्लेस कर सकते हैं, बट उनकी बिगेस्ट वीकनेस तो भाई यही है कि वो यूएस में आ ही नहीं सकते, उनको वीज़ा नहीं मिलता, उनको बाहर के इधर उधर के शोज में ही कम्पीट करना पड़ता है, थोड़े चेक्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। बट एनीवेज नाथन यहाँ पे बहुत ही इंप्रेसिव लग रहे हैं, जिस भी शो में कम्पीट करेंगे बहुत अच्छे लगेंगे। दुबई प्रो में आने वाले हैं ये, साथ में हमें आई थिंक एम्प्रो प्रो में भी हमें दिखने वाले हैं ये ट्रीजो वगैरह के अगेंस्ट। तो मुझे देखने में बहुत मजा आएगा, इनका पैकेज कैसा लगता है, कितने कंपेटिटिव ये लगते हैं। बाकी इनकी इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली कमेंडेबल हैं एंड आई होप मेरी ये वीडियो भी कमेंडेबल लगी होगी आपको थोड़ी सी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दो यार, लाइक्स बढ़ाओ चैनल के। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ आपको कैसा लगा, किसकी अपडेट आपको कितनी इंप्रेसिव लगी और किसकी अपडेट आप मुझे और ज़्यादा कवर करते हुए देखना चाहते हो। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।